नमस्कार। आइए आज हम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी की श्रृंखला में बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे। तो बायोडाइवर्सिटी मैंने लॉस पढ़ा, लॉस के बाद कंजर्वेशन में वीडियो कट गई थी, तो मैं उसमें आगे बढ़ता हूँ। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कंजर्वेशन कहने का अर्थ हुआ कि बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित किया जाए। तो दो तरीके से कंजर्वेशन किया जाता है, इन सिटू या ऑन साइड, मतलब कि जो उनका ओरिजिनल मतलब प्लेस है वहाँ पर ही उन्हें संरक्षित किया जाए, मतलब वहीं पर उनके प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर वो रहते हैं। जैसे उनका नेचुरल या ओरिजिनल हैबिटेट है, जो उनका मूल स्थान है, वहीं पर ही उनको प्रोटेक्ट किया जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क बनाया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। तो जहाँ पर ये जानवर मतलब प्रजातियाँ पाई जाती हैं वहीं पर ही उनको संरक्षित किया जाए। एक होता है एच सी टू कंजर्वेशन। एच सी टू कंजर्वेशन में क्या होता है, जब किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ पे प्रजातियों में संकट आ जाती है तो उन्हें क्या होता है, किसी प्रजातियों को उठाकर एक आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए, एक मतलब कि कृत्रिम हैबिटेट आवास प्रोवाइड किया जाता है और फिर वहाँ पर उनको संरक्षित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जू, जैसे चिड़ियाघर हो गया, फिर बॉटनिकल गार्डन हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, फिर डीएनए बैंक वहाँ बनाया जाता है। ठीक है, इसी में एक रेड डाटा बुक या लिस्ट आती है हर वर्ष, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल की जो संकटापन मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज, संकटापन एवं विलोपन के कगार पर जो खड़ी प्रजातियां होती है, इंडेंजर्ड स्पीशीज की एक सूची होती है जिसे रेड डाटा बुक या लिस्ट कहते हैं, जो कि प्रतिवर्ष अपडेटेड होती रहती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पौधों एवं जंतुओं की संकटा पर मतलब थ्रेंडेड या इंडेंजर्ड एवं विलोपन कगार पर खड़ी प्रजातियों की एक सूची का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है तथा उसमें संशोधन भी किया जाता है। संकटापन्न प्रजाति इस तरह की सूची को रेड डाटा बुक या रेड डाटा लिस्ट कहते हैं। ये ऐसी होती हैं जैसे इसमें निकाला जाता है कि जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, मतलब जो विलुप्त हो गई है, मतलब समाप्त हो गई हैं, उनके बारे में दिया जाता है। फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो मतलब वन क्षेत्रों में विलुप्त की प्रजातियाँ हो गई हैं। फिर संकटापन्न इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिनकी 70% का 10 वर्षों में क्षय हो चुका हो। ठीक है, इसी प्रकार क्रिटिकल इंडेंजर, मतलब कि वह क्रिटिकल की स्थिति में आ गई, मतलब कि अब खत्म होने के कगार पर है, उन्हें रोका जाए। फिर वल्नरेबल स्पीशीज, ऐसे करके इनका एक लिस्ट बनता है जो प्रतिवर्ष अपडेटेड होता रहता है, मतलब आता रहता है प्रतिवर्ष। आइए अब हम बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एंड रामसर कन्वेंशन को समझते हैं। पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व को समझने से पहले बायोस्फीयर को समझ लेते हैं। बायोस्फीयर क्या है? जैसा कि मैंने आपको इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि इसका जो लेवल होता है, स्तर अगर हम देखें एक सीक्वेंस के तहत, तो ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल यूनिट, फिर उसका पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बृहद रूप बायोस्फीयर होता है, जिसे बड़ा इकोसिस्टम या बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहा जा सकता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर की परिभाषा इस प्रकार की है, उस समय हम नहीं बता पाए थे, तो इसमें हम बता देते हैं। बायोस्फीयर मतलब स्फीयर ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब जहाँ पे जीवन मौजूद हो, लाइफ एग्जिस्ट करती हो, जीवन मौजूद हो, पृथ्वी के उन हिस्सों के बना है। बायोस्फीयर पृथ्वी के उन हिस्सों के बना है जहाँ पर जीवन मौजूद है, लाइफ एग्जिस्ट करता है, और ये एक बृहत्तम बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। और इस बायोस्फीयर शब्द ये प्रश्न पूछा है, बायोस्फीयर शब्द किसने दिया था? नेम्ड बाई एडवर्ड स्वेज ने दिया था, एडवर्ड स्वेज ने 1875 में। और इसका व्यापक स्तर पर अगर प्रयोग पूछता है किसने किया था, फुल्ली डिस्क्राइब इसे किसने किया था, तो व्लादिमीर वर्नाडिस्की ने किया था 1920 में। बायोस्फीयर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का एक कम्बिनेशन होता है, जहाँ पे जीवन मतलब लाइफ स्फीयर में लाइफ जीवन रह सकता है, जहाँ पे लोग मतलब कि जीवन मौजूद रहता है, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो इसमें एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर मैंने दर्शाया है और पूरे होल को मिलाकर मैंने बायोस्फीयर दिखा दिया है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये तो बायोस्फीयर की शॉर्ट डिफिनीशन थी। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव मंडल भंडार और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एक एक करके चलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से शुरू करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ एनिमल्स मतलब जो जंतु हैं उनके हैबिटेट मतलब आवास हैं, और उनके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो एनिमल्स हैं बिना किसी बाहरी व्यवधान के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, उनको सुरक्षित किया जाता है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें डिफिनीशन में, तो यह एक ऐसी संरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया, ध्यान दीजिएगा, संरक्षित, रिजर्व है ना, तो प्रोटेक्टेड एरिया किया जा रहा है, प्रोटेक्टेड क्षेत्र एरिया है जहां प्लांट्स एंड एनिमल का सतत विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, उनको एक सतत विकास के तहत रखा जाता है। ठीक है, जिसमें ह्यूमन की आर्थिक क्रियाविधियां भी हो सकें और प्लांट एनिमल भी बचे रहें। नेशनल पार्क को अगर हम देखें, नेशनल पार्क की परिभाषा में, तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एनिमल्स अपने नेचुरल इन्वायरमेंट, जो प्राकृतिक पर्यावरण में स्वतंत्र रूप में रहते हों। इस चीज़ को जानते रहिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्वतंत्र रूप से रहते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में क्या अंतर आ जाता है कि ये सरकार के लॉ एंड रूल्स, जो वहाँ पे सरकार का लॉ और रूल जो है कड़ाई से लागू होता है,
इसलिए ये हैवी रिस्ट्रिक्टेड होता है। वहीं अगर हम वाइल्ड लाइफ देखें तो ये लेस रिस्ट्रिक्टेड होता है। बायोस्फीयर मॉडरेट रिस्ट्रिक्शन रहता है और वह यहीं पर हैवी रिस्ट्रिक्शन मतलब ज़्यादा कड़ाई रहती है, आपको नेशनल पार्क में मिलेगी। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस लीगलिसी के तहत इसको मतलब कि चलाया जाता है। तो IUCN कैटेगरी टाइप 4 के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है और भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्शन दिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कि पार्लियामेंट में पारित हुआ इंडिया के। और इसमें प्लांट्स एंड एनिमल के जो स्पीशीज हैं, जो प्रजातियां हैं प्लांट्स और एनिमल पौधों और जानवरों की, उनको सुरक्षित रखा गया। उसी प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व में क्या हुआ कि ये यूनेस्को है इंटरनेशनल, बेस्ड ऑन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर, ये जो है यूनेस्को के आधार पर यूनेस्को ने एक अपनी शाखा बनाया MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के तहत ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। IUCN का और नेशनल पार्क को अगर हम देखें तो ये भी IUCN कैटेगरी टाइप 5 सेकंड में आता है। ध्यान दीजिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी IUCN कैटेगरी टाइप 4 में आता है और ये नेशनल पार्क जो है टाइप 4 सेकंड के अंतर्गत आता है। और ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत में पार्लियामेंट में लाया गया था 1972 में, उसको ये लागू करता है। आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज़्यादा 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाया जाता है इंडिया में। 2022 का डाटा है, भी चेंज हो भी होता है भविष्य में। अगर बढ़े हम तो बायोस्फीयर रिजर्व अगर हम देखें, भारत ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है इंडिया में, जबकि 12 जो है 18 में से 12 ऐसे हैं पार्ट ऑफ द MAB प्रोग्राम बाई यूनेस्को। 18 में से 12 जो है यूनेस्को, जो नेशनल वाला मैंने बताया था ना, इंटरनेशनल वाला बेस्ड ऑन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम, तो यूनेस्को जो है 12 को लिया गया है और 18 भारत ने लिया है, जिसमें से 12 को मान्यता मिली है इंटरनेशनल के तहत, यूनेस्को के मैप के प्रोग्राम के तहत। आगे बढ़ते हैं हम नेशनल पार्क में अगर हम देखें टोटल 106 नेशनल पार्क हैं, ये और भी बढ़ता जाता है। 2022 का डाटा है करंट में। और एक चीज़ और बताएं हम, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व अगर हम देखें इंडिया के तो नीलगिरी है, 1986 में है। नीलगिरी 3 स्टेट के में रहती है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के बॉर्डर पे ही है पूरा। और फर्स्ट नेशनल पार्क अगर हम देखें इंडिया में तो जिम कॉर्बेट पार्क है उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, अब इसी हम ये तो डिफरेंशियस था आपका।